एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12 मार्च के करेंट अफेयर्स। ठीक है, 12 मार्च में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं हमारे देश में उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ न्यूज़ यहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड भी हैं, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको शॉर्ट न्यूज़ में मिलेंगे और रिवीजन क्वेश्चन है, और अंत में है क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मंडे को क्या होगा, हमारा वीकली सीए होगा, जिसमें 25 क्वेश्चन का आपका एक छोटा सा क्विज होगा। तो अगर आप लोग ने पूरे हफ्ते बहुत अच्छे तरीके से हमारे करंट अफेयर्स को देखा है तो डेफिनेटली आप 25 में से 25 स्कोर कर पाएंगे। तो कल का करंट अफेयर्स देखना नहीं भूलेंगे, जिससे आपका पूरा वीक का जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वो वहाँ पर रिवाइज भी हो जाए और एक आप अच्छा शानदार सा टेस्ट भी दे सकें, क्योंकि बहुत जल्दी आपके एग्जाम्स भी होने वाले हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर आज की क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम से करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है, जिस भी रीज़न से हैं, पहले हम उनको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के बारे में। ठीक है, तो ये किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं? शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आंसर हो जाएगा कतर। रिसेंटली आपने लोगों ने देखा था कि फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन जो है वो कतर में किया गया था, और ये फीफा वर्ल्ड कप का जो मैस्कट था, जो शुभांकर था, वो आप देख सकते हैं लाइब था। लाइब को अरेबियन लैंग्वेज में स्किल्ड प्लेयर कहा जाता है। तो लाइब जो था वो यहाँ पे कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसके लिए मैस्कट चुना गया था। कतर की कैपिटल आपको दोहा देखने को मिल जाएगी। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने शेख खालिद बिन खालिफ बिन अब्दुल अजीज अल थानी को रिप्लेस किया है, और अभी हमारे मतलब कतर के जो है वो नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुने गए हैं। ठीक है, तो इनका नाम आप याद रख सकते हैं। चलिए, ये जो न्यूज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं प्रिट्जकर प्राइज़ के बारे में। आर्किटेक्ट की फील्ड में दिया जाने वाला सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है वो प्रिट्जकर प्राइज़ होता है। तो 2023 के प्रिट्जकर प्राइज़ किसे दिया जाएगा? तो ब्रिटिश आर्किटेक्ट है डेविड चिपरफील्ड। डेविड चिपरफील्ड जो है, इन्हें 2023 का प्रिट्जकर प्राइज़ दिया जाएगा, और ये 52nd नंबर के अवार्डी बन गए हैं जिन्हें प्रिट्जकर प्राइज़ दिया जाएगा। प्रिट्जकर प्राइज़ की शुरुआत जो है वो 1979 में हुई थी, और जो भी आर्किटेक्ट बिल्डिंग वगैरह अच्छा कंस्ट्रक्ट करने का काम करता है उसको ये सम्मान दिया जाता है, प्रिट्जकर अवार्ड दिया जाता है। क्लियर है? हयात फाउंडेशन के द्वारा बेसिकली ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो 52nd नंबर के विनर बन गए हैं डेविड चिपरफील्ड, जो कि ब्रिटिश आर्किटेक्ट है, और इनको 2023 का प्रिट्जकर आर्किटेक्ट प्राइज़ दिया जाएगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि 2022 का जो प्रिट्जकर प्राइज़ दिया गया था वो फ्रांसिस कैरे को दिया गया था, जो कि जर्मनी के एक आर्किटेक्ट थे। वैसे ही आपको एक इंडियन का नाम भी याद रखना है, और वो इंडियन कौन है? ये बालकृष्ण दोषी। आप लोग ने करंट अफेयर्स में देखा था 2022 में ही इनका निधन हुआ था, बालकृष्ण दोषी। ठीक है, इनको पद्म अवार्ड 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया था, और इन्हें प्रिट्जकर प्राइज़ भी दिया जा चुका है 2018 में। तो 2018 में बालकृष्ण दोषी को प्रिट्जकर प्राइज़ मिला था, और 2020 में इन्हें पद्म अवार्ड यहाँ पर, पद्म भूषण अवार्ड यहाँ पर इन्हें दिया गया था। तो आपको याद रखना इनका नाम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे हैं हमारे देश के जिनका निधन हो गया है। ठीक है, तो 2023 का प्रिट्जकर प्राइज़ किसे दिया गया है? तो ब्रिटिश आर्किटेक्ट डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL के द्वारा रोहित जावा को CEO अपॉइंट किया गया है, और इन्होंने संजीव मेहता को रिप्लेस करने का काम किया है। ठीक है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के द्वारा रोहित जावा को जो है नया मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कंपनी का बनाया गया है, अपॉइंट किया गया है, और इन्होंने संजीव मेहता को रिप्लेस करने का काम किया है। करंटली ये चीफ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यूनिलीवर इन लंदन में काम कर रहे थे। अच्छा, जो HUL है ना, मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो है, इसका हेड ऑफिस आपको मुंबई मतलब महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल जाएगा। रोहित जावा जो है, इनका कार्यकाल, जो फुल टाइम डायरेक्टर के रूप में इनका कार्यकाल जो है वो 1 अप्रैल से शुरू होगा। कब से शुरू होगा? 1 अप्रैल से इनका टेन्योर शुरू होगा। ठीक है, बेसिकली यूनिलीवर जो है वो एक ब्रिटिश कंपनी है, और उसकी सब्सिडरी ही आपकी HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट FMCG कंपनी भी है। चलिए, अगले प्राइज के बारे में बात करते हैं। यूक्रेनियन राइट ग्राउंड ट्रुथ हाउंड्स विन नॉर्वियन प्राइज। यूक्रेन का एक संगठन है, एक ग्रुप है जिसका नाम है राइट्स ग्रुप ट्रुथ हाउंड्स, जिसे नॉर्वियन
प्राइज दिया गया है, ठीक है। नॉर्वे साखरोव फ्रीडम अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है, यूक्रेन के एक राइट ग्रुप को दिया गया है, यूक्रेन राइट ग्रुप ट्रुथ हाउंड। इन्होंने बेसिकली जो अभी यूक्रेन में क्राइम हुए ड्यूरिंग द वॉर है ना, तो उसे डॉक्यूमेंट करने का काम इन्होंने यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के समय किया था, इसलिए इन्हें नॉर्वे साखरोव फ्रीडम अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ये जो साखरोव फ्रीडम अवार्ड है इसकी शुरुआत 1980 में की गई थी। इस अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी, 1980 में की गई थी। तो नॉर्वियन हेलेंस्की कमेटी के द्वारा ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ट्रुथ हाउंड को डॉक्यूमेंट्री वॉर क्राइम करने के लिए बेसिकली यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के समय ये नॉर्वियन सैखरोव फ्रीडम अवार्ड दिया गया है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, वाई इंडोनेशिया इज मूविंग इट्स कैपिटल फ्रॉम जकार्ता टू बोर्नोई। अच्छा, इस पर मैंने एक सेपरेट बर्निंग इशू भी कवर किया था काफ़ी समय पहले, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो ये इंडोनेशिया है और इंडोनेशिया लगभग 17,000 आइलैंड से मिलकर बना हुआ एक देश है, ठीक है, इंडोनेशिया। और सबसे बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन कंट्री वाला देश भी कौन सा है, इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की जो कैपिटल थी वो जकार्ता थी यहाँ पर, करेंट कैपिटल, और इस करेंट कैपिटल को बोर्नोई आइलैंड में शिफ्ट किया जा रहा है, ठीक है। कहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है, बोर्नोई आइलैंड में इसको शिफ्ट किया जा रहा है, ठीक है, ईस्ट कालीमंतन प्रोविंस में, बोर्नोई में। और इस नई कैपिटल का नाम क्या होगा, नूर संतरा होगा, ठीक है। तो रिसेंटली इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने अनवील की है साइट कंट्री की जो नई कैपिटल होगी, जिसका नाम क्या है, नूर संतरा, इस नई कैपिटल का नाम होगा। और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं जोको, उन्होंने, इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि हम जो नई सिटी डेवलप कर रहे हैं वो इस तरीके से हम इसे डेवलप कर रहे हैं कि 2045 तक यहाँ पर ज़ीरो कार्बन एमिशन हो जाएगा। द न्यू कैपिटल विल बी सस्टेनेबल फॉरेस्ट सिटी which will be developed keeping in the mind of the environment and the will aim to achieve zero carbon emission by the year 2045। 2045 तक यहाँ पर हम इस तरीके से सस्टेनेबल सिटी क्रिएट कर रहे हैं, फॉरेस्ट वाली सिटी हम क्रिएट कर रहे हैं कि कार्बन एमिशन को हम ज़ीरो कर सकें, ठीक है। अब इंडोनेशिया की कैपिटल को हम ट्रांसफ़र क्यों कर रहे हैं, जकार्ता जो कि प्रेजेंटली इंडोनेशिया की कैपिटल है, जहाँ पे 10 मिलियन से ज़्यादा आबादी रहती है, लेकिन ये फास्टेस्ट श्रिंकिंग सिटी भी है, बहुत तेज़ी गति से, क्योंकि यहाँ पे जो जावा सी है ना, उसका पानी लगातार बढ़ता जा रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण, लगातार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और सी वाटर लेवल इंक्रीज़ हो रहा है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि सबसे तेज़ी से डूबने वाला जो शहर है वो जकार्ता है। तो यहाँ पर 2050 तक एस्टिमेट लगाया गया है कि ये सिटी पूरी तरीके से पानी में डूब सकती है। तो इसलिए यहाँ पर इंडोनेशिया ने डिसाइड किया कि अपनी कैपिटल जकार्ता से वो बोर्नोई आइलैंड के नूर संतरा में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है ना। और इसका एक मेन रीज़न और भी है कि यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत कंजस्टेड है ये सिटी, है ना। उसके अलावा यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड भी है, ठीक है। तो ये सारी भी कुछ बातें यहाँ पे बताई जा रही है। अनकंट्रोल तरीके से यहाँ पे ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन हुआ है और जावा सी का पानी भी लगातार क्लाइमेट चेंज के कारण इंक्रीज होता जा रहा है। इसलिए यहाँ पे जोको विडोडो जो कि प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि हम एक सस्टेनेबल सिटी क्रिएट कर रहे हैं और 2045 तक जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य को हम अचीव कर लेंगे। अगर थोड़ी सी बातें इंडोनेशिया के बारे में करते हैं तो मैंने कहा था कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड वाला नेशन, लगभग 17,000 आइलैंड से मिलकर बना है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को पहले डच ईस्ट इंडीज़ या नीदरलैंड ईस्ट इंडीज़ के नाम से जाना जाता था और फिर ये आज़ाद हो गया 17 अगस्त 1945 को। यहाँ पे कई सारे आपको एक्टिव वॉल्केनो भी देखने को मिलेंगे। ये जो बोर्नोई आइलैंड है जहाँ पे इंडोनेशिया की कैपिटल ट्रांसफ़र की जा रही है, ये थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है पूरे वर्ल्ड का। सबसे बड़ा आइलैंड आपको पता है ग्रीनलैंड है, फिर न्यू गिनी है और फिर बोर्नोई आइलैंड जो है वो थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है, ठीक है। यहाँ पे कई सारे एक्टिव वॉल्केनो है, जिसमें बहुत फेमस जो वॉल्केनो है वो क्राकाताओ और माउंट मेरापी वॉल्केनो आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया की वर्तमान कैपिटल जकार्ता है, नई कैपिटल नूरसंतरा और करेंसी रुपया यहाँ पे चलता है, ठीक है। चलिए, न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड बेगर फ्री सिटी लॉन्च इन महाराष्ट्र नागपुर। महाराष्ट्र के नागपुर में एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है और जिसके लिए नागपुर सिटी के जो पुलिस कमिश्नर है अमितेश कुमार, उन्होंने 144 CRPC भी इशू कर दिया है और पूरी नागपुर सिटी को बेगर फ्री सिटी मतलब भिखारी मुक्त शहर बनाना चाहते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे शेल्टर होते हैं, जहाँ पे भिखारी रह रहे हैं या बेगर्स रह रहे हैं, उनको आप पकड़ पकड़ के शेल्टर होम में लेकर आओ, ठीक है। बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है नागपुर सिटी पुलिस का, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ द नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का। इसके अंतर्गत कई सारे अरेंजमेंट किए गए हैं। जो होमलेस पीपल है उनके लिए एक शेल्टर भी तैयार किया गया है और जो बैगर्स है उनको एम्बुलेंस बसेस अरेंज की गई हैं, उनसे पकड़कर जो है इन शेल्टर होम में लाया जा रहा है। तो बैगर फ्री सिटी बनाने का इनिशिएटिव महाराष्ट्र के नागपुर में लॉन्च किया गया है।
अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 1 मई 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों का फॉर्मेशन हुआ था 1960 में। ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी है। अगर हम पड़ोसी राज्यों के बारे में बात करते हैं महाराष्ट्र के, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, ये सारे राज्य जो है वो नेबरिंग स्टेट है महाराष्ट्र के। अच्छा, महाराष्ट्र में क्या होता है, आपकी द्विसदनी व्यवस्था है, बाई कैमरल है, मतलब आपका निम्न सदन भी है और उच्च सदन भी है, मतलब विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। इस बात को भी आपको याद रखना है। लोकसभा की सीट 48 है, राज्यसभा की सीट 19 है। मेजर रिवर्स के बारे में बात करते हैं, ताप्ती, भीमा, गोदावरी, कृष्णा, ये सभी रिवर्स जो है वो महाराष्ट्र की बड़ी नदियों की कैटेगरी में आती है। कैपिटल मुंबई है। रमेश बैस जो है वो गवर्नर और एकनाथ शिंदे अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री के रूप में महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे युवा उत्सव इंडिया एट 2047। रिसेंटली जो यूथ अफेयर मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर, उनके द्वारा यहाँ पे युवा उत्सव इंडिया एट 2047 इवेंट को शुरू किया गया है और जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे देश में, वहाँ पर इन इवेंट को कंडक्ट कराया जाएगा। ये पूरा जो इवेंट हो रहा है युवा उत्सव इंडिया, इसको मार्च से लेकर जून 2023 तक अलग अलग जिलों में, पूरे देश के अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में इन्हें कंडक्ट कराया जाएगा। और ये पूरा जून तक कार्यक्रम चलने वाला है और 3 अलग अलग लेवल में ये प्रोग्राम कराया जाएगा। पहले फेज में जो है स्कूल और कॉलेज में ये पार्टिसिपेशन किया जाएगा। फर्स्ट लेवल ऑफ युवा उत्सव इंडिया एट 2047 विल बी 1 डे डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम है। ठीक है, 150 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज की गई है जहाँ पर ये प्रोग्राम कंडक्ट कराए जाएंगे 4 से लेकर 31 मार्च तक, और फिर बाद में इसको 2 और फेज आएंगे जो जून तक जाएंगे। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बेसिकली इसको कंडक्ट कराने का काम नेहरू युवा केंद्र संगठन करता है। नेहरू युवा केंद्र संगठन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की मदद से काम करता है और 1972 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसका ये है कि नेशन बिल्डिंग के लिए यूथ का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, और नेशन बिल्डिंग के लिए यूथ का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी होता है। तो यूथ को पावर बिल्डिंग के साथ जोड़ना, डेवलपिंग कंट्री मतलब कंट्री को और भी ज़्यादा डेवलप करने के लिए यूथ का कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाना, यूथ को इनकरेज करने के लिए युवा उत्सव इंडिया 2047 का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ जगह बताई गई हैं जहाँ पर पहले फेज में ये कार्यक्रम होगा, जैसे कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, धार एंड होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, हनुमानगढ़ राजस्थान में है ना, आप देख सकते हैं करीमनगर जो है वो तेलंगाना में है। तो इन जगहों पे जो है वो पहले फेज में युवा उत्सव इंडिया एट 2047 के आयोजन किया जाएगा। चलिए, एक्सिस बैंक पार्टनर विद आईटीसी टाटा का ही एक आप लोग ने आईटीसी होटल, ग्रैंड चोला वगैरह का नाम सुना होगा ना, टाटा ग्रुप का ही है। सो एक्सिस बैंक पार्टनर विद आईटीसी टू ऑफर रूरल लैंडिंग प्रोडक्ट्स। तो एक्सिस बैंक ने ग्रामीण ऋण उत्पादों की पेशकश के लिए आईटीसी के साथ भागीदारी की है। ठीक है, तो जो आपका 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो एक्सिस बैंक है, और हमारे भारत की जो एक एफएमसीजी कंपनी है वो कौन सी है, आईटीसी है। तो दोनों ने मिलकर यहाँ पे एमओयू साइन किया है और दोनों मिलकर जो फार्मर्स हैं उनके लिए एक एग्रीकल्चर के लिए पूरा इकोसिस्टम तैयार करेंगे। कई सारे फार्मर्स होते हैं, उनको मनी की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है, चाहे वो फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए हो या कोई इक्विपमेंट खरीदने के लिए हो, राइट। तो उनकी ज़रूरतों को कैसे पूरा किया जाए, तो उनके लिए कई नए प्रोग्राम्स आने चाहिए, नई कुछ पॉलिसीज़ आनी चाहिए, है ना, या फार्मर्स को एड्रेस किया जाना चाहिए कि उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं। इसलिए एक्सिस बैंक और आईटीसी के बीच में ये एमओयू साइन किया गया है। ठीक है, द पार्टनरशिप इज एक्सपेक्टेड टू इनेबल एक्सिस बैंक इन रीचिंग आउट टू द अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड फार्मर्स बेस्ड अक्रॉस रूरल रीजन। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये बेसिकली काम करेगा, और जो टाई अप है उसका नाम है आईटीसी मार्ट्स, मतलब मेटा मार्केट फॉर एडवांस एग्रीकल्चर रूरल सर्विसेज है। अगर एक्सिस बैंक के बारे में बात करें तो 1933 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। मुंबई महाराष्ट्र में हेड ऑफिस है। मैक्सिमम बैंक के हेड ऑफिस आपको मुंबई महाराष्ट्र में ही देखने को मिलेंगे। राकेश मखीजा चेयरमैन है और एमडी एंड सीईओ कौन है, अमिताभ चौधरी हैं एक्सिस बैंक के। चलिए, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक ड्रोन के बारे में जिसका नाम है पाम 400 ड्रोन। इस ड्रोन को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। इंडियन आर्मी ने पाम 400 ड्रोन का जो प्रोटोटाइप वर्जन है उसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। अभी पाम 400 का मतलब क्या है, तो पाम 400 का मतलब है यहाँ पर प्रिसीशन अटैक लॉटरिंग म्यूनिशन, इसका पूरा नाम है। और इसको बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है, इसको इंडिया और इजराइल ने मिलकर ही तैयार किया है। ए विजन सिस्टम इजराइल और यू विजन एयर लिमिटेड एंड आदित्य
आदित्य प्रीसाइटेक प्राइवेट लिमिटेड, इन सब के द्वारा जॉइंट वेंचर के रूप में पाम 400 को तैयार किया गया है। अब इस ड्रोन की खास बात मैं आपको क्या बताती हूँ। देखिए, इस ड्रोन की खास बात क्या है कि आपने इस ड्रोन को जो भी बॉम्ब वगैरह जो भी है वो लॉन्च कर दिया आपने लॉन्च किया। अब इसका काम क्या होगा, टारगेट को हिट करना। अब इसमें कई सारे नेविगेशन के लिए जीपीएस होंगे, कैमरा होंगे, सेंसर्स होंगे, सब कुछ इसमें होगा। अब मान लेते हैं कि टारगेट जो है वो अभी स्टेबल नहीं है या टारगेट को वो लोकेट नहीं कर पा रहा है, तो ये ड्रोन क्या करेगा, इस एरिया में घूमेगा, सर्कुलर पाथ में इस तरीके से घूमेगा और इन्फॉर्मेशन को गैदर करेगा, इंटेलिजेंस जो है उसको गैदर करेगा, और इसको ही आप लॉटरिंग कहते हैं। और उसके बाद जैसे ही इसको टारगेट मतलब बिल्कुल प्रिसीशन के साथ टारगेट मिल गया, तो उस टारगेट की लोकेशन को ये लॉक करेगा और अटैक कर देगा और टारगेट को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। तो इस तरीके से पाम 400 ड्रोन जो है वो काम करेगा, इसलिए इसके नाम में भी है प्रिसीशन अटैक लॉटरिंग म्यूनिशन, इसका नाम इसी तरीके से रखा गया है। ठीक है, तो पाम 400 सेलेक्ट इट्स टारगेट। ठीक है, इसके अपने टारगेट को ये सिलेक्ट करता है और फिर प्रोजेक्टाइल मोशन से पेनिट्रेट करने का काम करता है टारगेट को। ठीक है, इसको आप देखेंगे अगर आप इसको डिस्चार्ज करते हैं इसके कनेस्टर से, तो 3000 से 4000 फीट अबव तक ही जा सकता है 120 मिनट में। तो 3000 से 4000 फीट 120 मिनट में जो है वो हमारा पाम 400 ड्रोन पहुंच जाएगा। ठीक है, इसकी मैक्सिमम जो रेंज है अपने टारगेट को हिट करने की वो 100 किलोमीटर की है, और इसकी जो स्पीड है ना वो 50 से 140 नॉट्स की स्पीड आपको देखने को मिलेगी। इसमें कई सारे कैमराज लगे हुए हैं जो नाइट में और डे में दोनों मोड में जो है वो अपने टारगेट को डिटेक्ट कर सकते हैं और हिट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जीपीएस भी इनेबल है, जिससे वो इंटेलिजेंस और इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर सके, गैदर कर सके और टारगेट को प्रिसीशन के साथ जो है वो हिट कर सके। क्लियर, तो ये पाम 400 है जिसका सक्सेसफुली टेस्ट किया है इंडियन आर्मी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं किंजल मिसाइल। तो किंजल का एक्चुअली नाम है KH-47M2 मिसाइल, इसका निक नेम है किंजल। ठीक है, जो कि एक न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है रशिया की, और रशिया के द्वारा रिसेंटली इस मिसाइल को टेस्ट किया गया है। तो रशिया रिसेंटली फायर किया गया है हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल एज अ पार्ट ऑफ मैसिव वेव ऑफ स्ट्राइक ऑन यूक्रेन। तो यूक्रेन पे किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को स्ट्राइक करने का काम रशिया ने किया है, जिसका एक्चुअल नाम KH-47M2 है, जो कि कन्वेंशनल भी है और आपकी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल भी है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि 6वीं जनरेशन की है, 6th जनरेशन की ये मिसाइल है। ठीक है ना, अगली बात करते हैं इसकी जो स्पीड है वो 10 मैक की स्पीड है, मतलब 12,000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से ये मिसाइल दागी जा सकती है, और इसकी रेंज जो है वो 1500 से 200 किलोमीटर की रेंज में है। इसको MiG-31 जो रॉकेट है ना, MiG-31 की मदद से इस मिसाइल को लॉन्च करने का काम किया गया है। ठीक है ना, MiG-31 फाइटर जेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया है, और ये बहुत फास्ट मिसाइल है, सरफेस टू एयर जो भी टारगेट्स होते हैं उनको ये हिट करने में कैपेबल होती है। ठीक है, लगभग इसकी लेंथ आप देख सकते हैं 8 मीटर की इसकी लेंथ आपको मिलेगी। तो रशिया ने रिसेंटली किंजल मिसाइल को यूज़ किया है। ठीक है, ऐसा रिपोर्ट से हमें पता चलता है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन इतना पूछेगा किंजल मिसाइल किस देश की है, तो आंसर हो जाएगा रशिया की है। क्लियर, चलिए अब डिफेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर एक और जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है HAL के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 667 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके अंतर्गत वो HAL से 6 डोर्नियर एयरक्राफ्ट को परचेस करेगी। ये जो डोर्नियर एयरक्राफ्ट है ये ट्रांसपोर्ट ड्यूटी में यूज़ किए जाते हैं, और ये जो नया वर्जन है इसका एडवांस और अपग्रेडेड वर्जन डोर्नियर का परचेज हम कर रहे हैं, जो कि फ्यूल इफिशिएंट इंजन इसमें यूज़ होंगे, और इंडियन एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटी है, जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है वो यहाँ पर इम्प्रूव होगी। तो 6 डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट को प्रक्योर करने या खरीदने के लिए अनुबंध साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 667 करोड़ का। इसके पहले HAL के साथ 6,000 करोड़ की डील पहले भी डिफेंस मिनिस्ट्री ने की थी, जिसके अंतर्गत 70 जो है HTT-40 ट्रेनी एयरक्राफ्ट को भी खरीदने की बात की गई थी। तो ये न्यूज़ मैंने कुछ समय पहले ही आपको डिस्कस की थी। ठीक है, चलिए आज की लास्ट न्यूज़ है, इस न्यूज़ को ज़रा समझ लीजिए तो आपका दिन बन जाएगा। व्हाट इज़ द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। अभी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, क्यों चर्चा में है, क्यों न्यूज़ में है, तो पहले ही क्लियर कर दूँ, हिंदू वर्ड से, हिंदू कम्युनिटी से, हिंदू लोगों से, हिंदू धर्म से इसका कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। रिसेंटली अपने इंटरव्यू में जो फॉर्मर RBI के गवर्नर थे रघुराम राजन जी, आप उनका फोटो भी देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि भारत बहुत ही क्रूशियल स्टेज में है और भारत की GDP लगातार हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की तरफ जा रही है।
ठीक है, भारत की जो जीडीपी है वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की तरफ जा रही है। मतलब जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है वो एक आपका इकोनॉमिक टर्म है, ठीक है ना, जो कि कांस्टेंट जीडीपी या एवरेज जीडीपी को यहाँ पे शो करता है। इसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये बात आपको समझ में आई। अब कहानी थोड़ी पीछे जाके हम शुरू करते हैं। हुआ क्या था जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, मैं आपको बात कर रही हूँ कि 1900 से लेकर 1947 का दौर था। भारत की हालत काफ़ी ख़राब थी, भूखमरी थी, गरीबी थी, खाने नहीं था, है ना। तो भारत का जो ग्रोथ रेट था वो बहुत कम था, ये बात आपको पता है। फिर हमारा देश आज़ाद होता है, लेकिन हमारा देश आज़ाद होने के बाद भी आपको पता है हमारे देश में कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी। अभी हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था, हमें फार्मिंग में, खेती में, किसानी में काम करना था। आपने देखा होगा कि जो आपका 1950 से 1980 का दौर था, कितने सारे रिवोल्यूशन हुए, ग्रीन रिवोल्यूशन हुए, वाइट रिवोल्यूशन हुए, लेकिन उसके बीच में आपने देखा है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ और वॉर भी हुई। 1962 का वॉर हो गया या 1975 का वॉर हो गया। तो मतलब भारत एक तरफ ग्रोथ करने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ कोई ना कोई ऐसे फैक्टर है जो कि भारत की ग्रोथ को रोक रहे हैं। तो ये जो दौर था ना 1950 से 1980 के बीच का दौर, तो यहाँ पे भारत की जीडीपी ग्रोथ जो थी वो एक कांस्टेंट, एक एवरेज चल रही थी कि कभी 3.5 है, कभी 4.1 है, कभी 4 है, मतलब एक एवरेज। इस समय अगर देखो तो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट जो एवरेज थी वो 4% थी। कितनी थी वो? 4% थी। तो इस पूरी एवरेज ग्रोथ रेट को एक टर्म दे दिया गया जिसको बोलते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो 1978 में एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम क्या था? राजकृष्ण। उन्होंने इस शब्द को दिया था, जो आपका 4% एवरेज ग्रोथ रेट चल रहा है ना 1950 से 1980 के पास तक, इसे आपने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ नाम दे दिया था। लेकिन आपको पता है कि 1991 के बाद हुआ क्या? 1990-91 के बाद आपने एलपीजी मॉडल को इंट्रोड्यूस किया, आईटी सेक्टर भारत में आ गया और भारत की जीडीपी लगातार ग्रोथ करने लगी। ऐसा हुआ था, ये बात सभी को पता है। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि भारत में नहीं, पूरा ग्लोब का ट्रेंड बना हुआ है। पूरे ग्लोब में ही अगर बात करो, पूरी कंट्रीज का आप मेजरमेंट लो, तो सभी की जीडीपी ऐसे डाउन डाउन चल रही है। तो भारत की जीडीपी अभी देखो, जो आपका एक्चुअली एक साल में आपके 4 क्वार्टर्स होते हैं ना तो आपकी जो तीसरी तिमाही थी उसमें जीडीपी ग्रोथ कितनी थी? 4.4 थी। और जो चौथी तिमाही है, मतलब जनवरी से लेकर मार्च तक की अगर मैं बात करती हूँ, तो इसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रही है? 4.2% रही है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4.4, 4.2 इस तरीके से जीडीपी जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन होते जा रही है, कम होते जा रही है। इसलिए रघुराम राजन ने इस वर्ड का उपयोग किया है कि भारत की जीडीपी जो है वो वापस से हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की तरफ जा रही है। क्लियर हुआ? क्योंकि भारत का जो, भले ही हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन भारत का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहा है और भारत का इंपोर्ट जो है वो कम हो रहा है। और भारत में निवेश की आवश्यकता है, एफडीआई की आवश्यकता है, और भारत की ग्रोथ है जो पूरे वर्ल्ड के हिसाब से ही अभी डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है। तो इसलिए रघुराम राजन ने कहा है कि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो वापस से हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की तरफ जा रही है। तो आई थिंक ये वर्ड जो है इकोनॉमी का शब्द है, अर्थशास्त्र से बिलोंग करता है। ये बात आपको समझ में आई होगी कि 1978 में इकोनॉमिस्ट राजकृष्ण के द्वारा ये शब्द दिया गया था, जब भारत की एवरेज ग्रोथ रेट, जीडीपी रेट 4% चल रही थी। क्लियर हो गया? तो ये वर्ड आपको बताना था कि कहीं आप न्यूज़पेपर में पढ़ो, कहीं पढ़ो, या कभी डिस्कशन कर रहे हो तो आप बिल्कुल यहाँ से लिंक ना करो कि किसी हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू धर्म की पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में ऐसी कोई चर्चा हो रही। तो ऐसी कोई भी चर्चा यहाँ पे नहीं हो रही है। तो ये टर्म आपको जानना बड़ा ज़रूरी था, इसलिए आज मैंने इसे करंट अफेयर्स में शामिल किया है। क्लियर है? चलो अंत में बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। पहली न्यूज़ है कि सेंट्रल रेलवे ने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया है अपने ब्रॉडगेज नेटवर्क का। सेंट्रल रेलवे ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि हमारा जितना भी ब्रॉडगेज नेटवर्क है, हमने उसका 100% विद्युतीकरण या इलेक्ट्रिफिकेशन करने का काम किया है। नेक्स्ट है, चीफ इलेक्शन कमीशन एंड द जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स हैं, उन्होंने वोट फेस्ट 2023 का आयोजन किया है बेंगलुरु में, जिससे इलेक्शन प्रोसेस के बारे में लोगों को अवेयरनेस बताई जा सके। तो वोट फेस्ट का आयोजन ईसीआई कर रही है बेंगलुरु में। ठीक है। बहरीन की कैपिटल है मनामा, और मनामा 146 नंबर की असेंबली ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन को होस्ट करने वाली है। तो 146वें नंबर की इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कहाँ पर होगी? बहरीन की कैपिटल मनामा में आयोजित की जाएगी। चलिए, इन भाई साहब को तो आप जानते हैं कौन है, ये चाइना के प्रेसिडेंट है। और तीसरी टर्म के लिए, देखो चाइना के जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, उनका टेन्योर भी 5 साल का होता है, राइट। तो तीसरी टर्म के लिए इन्हें वापस से चाइना का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। तो सी जिनपिंग सिक्योर थर्ड टर्म एज अ चाइना प्रेसिडेंट। और इसके अलावा ली क्वेंग, ये ली क्वेंग है, इन्हें चाइना का न्यू
प्रीमियर अपॉइंट किया गया है। तो ये दो नाम आप याद रख सकते हैं। सी जिनपिंग का नाम तो आपके मुंह पे रहता ही होगा कि चाइना के राष्ट्रपति हैं। तीसरी टर्म के लिए वापस से इनको चुन लिया गया है और ली क्योंग को चीन का नया प्रीमियर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो ये आज के हमारे कुछ करेंट अफेयर्स थे। अंत में बात करते हैं हम रिवीजन क्वेश्चंस के बारे में। सो पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस फोर्थ वीमेन पॉलिसी टू गिव मोर अपॉर्चुनिटी टू वीमेन बाय कंसिडरिंग द इशू ऑफ वीमेन फ्रॉम ऑल ग्रुप। तो चौथी वीमेन पॉलिसी किसने लॉन्च की है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पेड़ लगाओ बेटी के नाम, इस कैंपेन की शुरुआत इंटरनेशनल वीमेंस डे में किसने की है? तो जम्मू एंड कश्मीर ने इसकी शुरुआत की थी 8 मार्च को। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करेंगे। इंडियन आर्मी इंस्टॉल द टॉलेस्ट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। किस डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया है? तो डोडा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? डोडा डिस्ट्रिक्ट में से लॉन्च किया गया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट बात करते हैं, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू कमांड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर यूनिट नियर चाइना बॉर्डर। तो कौन बन गई है पहली महिला ऑफिसर? तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर गीता राणा। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अभी रिसेंट में हुई कोई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, स्पेशली ऊपर की दो, इन दो को तो बिल्कुल रट लेना और वीवीआईपी यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द सीईओ ऑफ एक्सिस म्यूचुअल फंड। तो एक्सिस म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ कौन बन गए हैं? वी गोप कुमार बन गए हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अच्छा, CISF राइजिंग डे कब मनाया जाता है? तो हर साल 10 मार्च को इसे मनाया जाता है। 10 मार्च यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द थर्ड टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। तो तीसरी टर्म के लिए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? सी जिनपिंग बन गए हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, रामचंद्र पौडेल जो है वो किस राज्य के, किस कंट्री के नए राष्ट्रपति बने हैं? ठीक है, रामचंद्र पौडेल हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ऑप्शंस आर श्रीलंका, नेपाल, भूटान या फिर मॉरिशस। आपका जो भी आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में देंगे, सही आंसर भी मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूंगी। बाकी सारी बातें हम आगे वाले करेंट अफेयर्स में डिस्कस कर लेंगे। आई होप आज की पूरी न्यूज़ आपको समझ में आई होगी। कल मंडे है और मंडे को हमारा वीकली सीए आएगा, तो आप वीकली सीए अटेंड करना नहीं भूलेंगे। वहाँ पर मैं 25 क्वेश्चन का एक क्विज़ आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ, तो उस क्विज़ को भी आपको अटेंड करना है। ओके, सो मिलते हैं टुमारो। टेक केयर एंड बाय बाय।